नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख चौबदार आप सभी का सफल लोगों की दुनिया में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं ऐसी शख्सियत से जो आज अपनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जो इतने सालों तक एक सेवा में रहकर अपने पूरे देश को समर्पित किया है, देश की रक्षा की है, जो कि आज मैं आप सभी को सामने उन सभी को मिलाने जा रहा हूं। तो सर, रिटायर्ड हवलदार उमेद सिंह जी को मैं इनवाइट करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर, आपका स्वागत है। प्लीज सर, वेलकम। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको जो है राम राम बोलता हूं और शाहरुख सर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आज आपके सामने मुझे प्रेजेंट किया है। मैं खुद हवलदार रिटायर्ड उमेद सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें टाइम दिया और आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। आप हमारे यूट्यूब चैनल की टीम की ओर से आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। सर, आपकी से मुलाकात होने के बाद में पता चला कि आज आपने देश के लिए इस आर्मी सेना में आपने लगभग 17-18 साल काम किया। 17-18 साल, 17-18 ईयर। तो सर, मेरा ये क्वेश्चन आपसे कि आपने इस अनुभव को किस प्रकार से व्यक्त करना चाहते हो? क्या अनुभव लिया आपने सेवा में रहकर? शाहरुख जी, ऐसा है, 17-18 साल का अनुभव हम इतने जल्दी जो है कवर नहीं कर सकते, लेकिन मोटी मोटी बातें जो कि एक जवान सबसे पहले अपने आप को तैयार करता है पूरे परिवार के बीच में रहते हुए, और उसके बाद सेना में जब ज्वाइनिंग करता है तो एक अच्छा जुनून और जोश के साथ में अपने खुद के दम पर और खुद की मेहनत से एक मुकाम हासिल करता है। एक बार सेना में दाखिला लेने के बाद में एक उसकी पूरी जीवनी चेंज हो जाती है। आम जीवनी जो एक सिविलियन की तरीके से जीता है, अचानक से उसको एक मोड़ के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी चेंज करनी पड़ती है, और उस अनुभव के साथ उसमें देश के ऊपर न्यौछावर होने का जज्बा और जुनून, वो जो जज्बा उसके अंदर एक सेना में जाने के बाद में तैयार किया जाता है, वो एक सिविल में रहते हुए तैयार नहीं किया जा सकता। सेना में जाने के बाद उसके दिन रात की मेहनत और कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद में एक तैयार होकर के जब जवान अपनी वर्दी पहनकर बाहर निकलता है, सेंटर से बाहर निकलता है, और जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है उसको जिस सफलता के हिसाब से अंजाम देता है, वो वहां से एक सफर शुरू होकर के और रिटायर्ड आने तक अपने आप को और सेफ रिटायर्ड आता है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है। सर, इसी के साथ जैसे कहा जाता है कि आपने 3 फेज देखे जिंदगी के। एक फेज वो था कि जब आपकी ड्यूटी नहीं लगी थी, दूसरा फेज ये था कि जब आप सेवा में थे, और तीसरा फेज आज ये है कि आप सेवानिवृत्त हो गए एकदम सही सलामत। कहा जाता है कि फौजियों को एक चीज सिखाई जाती है कि जब वो ज्वाइन कर लेते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, तो उनका परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रहता। क्या ये सर सच है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इसके ऊपर? आज से करीब 12-15 साल पहले की बातें अलग थी। अभी जो है, जो जमाना चल रहा है उस हिसाब से ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है कि परिवार से ताल्लुक ना हो। हालांकि आज से 15 साल पहले दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, या जिसको हम फौजी लैंग्वेज में बोलते हैं, सियाई इलाके में, पहाड़ी इलाके में, वहां पर ऐसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाते थे। वो लाइफ एक्चुअल में थोड़ी हार्ड थी बनिस्बत आज की बजाय। आज इतने सारे साधन हैं, उनकी वजह से संपर्क भी हो जाता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। सर, आप अपने नजरिया में देखते हो कि आज के युवा है जो आज अपने आप को मानते हैं कि हमें अगर कोई फौज की वर्दी मिल जाए तो हम बड़े ही किस्मत वाले होंगे, लेकिन आज के अगर अपन मुद्दा देखें तो आजकल अग्निवीर चल रहा है सर। तो आपके अग्निवीर और जो पहले की जो सेवा थी, इन दोनों में आप किस नजरिए से देखते हो सर? सर बताइए। अग्निवीर से पहले की सेवा में जो भी जवान एक सैनिक बनने के लिए जाता था, उसके दिमाग में एक ख्याल रहता था कि मैं जो एक बार ज्वाइनिंग के बाद में मुझे मरते दम तक जो सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, और वो उसी हिसाब से अपने माइंड को, अपने शरीर को और अपने जो है परिवार समाज सबको उसी तरीके से पीछे भी तैयार करके रखता था, तो खुद को भी उसी तरीके से मोटिवेट करता था। अग्निवीर आने के बाद में ये सिचुएशंस कुछ चेंज हुई है, जिनके बारे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 4 साल के पीरियड के लिए मिनिमम, वो 4 साल के पीरियड के लिए अपने आप को तैयार करके लेके जाता है। उसका 15, 18, 20 साल सर्विस करने का बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे जवान है जिनका की मोटो रहता है। यही सबसे बड़ा इस टाइम पे अग्निवीर योजना के अंदर फॉल्ट है। ये फॉल्ट अब
कहां तक जाकर के आगे जाके सफल होएगा, इसके बारे में अभी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो सर आप अग्निवीर को लेकर ये कह रहे हो, चलो ठीक है सर, तो आज के युद्ध कंफ्यूज है सर कि हमें अग्निवीर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करे, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका? देश की सेवा के लिए अगर आप जो नए जवानों को मौका मिल रहा है तो उसके लिए मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है, अपने आप को देश के लिए समर्पित करें और पूर्ण रूप से अपने आप को और परिवार को और समाज को इस तरीके से जो है अपने माइंडली तैयार करें कि हमें 4 साल नहीं, हमें पूरी 20, 25, 32 जितनी सेवा देने का मौका मिलता है उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करके लेकर के जाएं और देश की सेवा करें। देश की सेवा एक वर्दी पहन के नहीं होती है, घर आने के बाद भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं हम तो घर से भी बैठ करके देश की सेवा की जा सकती है और वर्दी पहन के तो सभी जो कर ही रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दिया आपने आज के युद्ध को कि देश की सेवा सिर्फ वर्दी पहनकर ही नहीं, देश की सेवा घर पर रहकर भी की जा सकती है। सर हम सुनते हैं कि फौज में आर्टिकल सर्जिकल स्ट्राइक होता है, तो सर आप क्या कहना चाहोगे, सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक एक सिंपल तरीके से अगर मैं समझाना चाहूं तो इसी तरीके से है जिस तरीके से किसी दूसरे के खेत में अगर एक पशु बार बार दूसरे का पशु अपने खेत में अगर बार बार आके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो गुपचुप तरीके से दूसरे के पशु को कहीं साइड कर देना या ठिकाने लगा देना, यही सर्जिकल स्ट्राइक है। जी सर, आपने अपनी भाषा में समझाया कि अगर कोई हमारे घर पे अपनी हुकूमत जमाएगा तो उसको हम ठिकाने लगा देंगे, यही सर्जिकल स्ट्राइक है। आपने शॉर्ट एंड स्वीट में आंसर दिया। सर आर्टिकल 370 हटाना सही था या गलत? आर्टिकल 370 हटाना बहुत बहुत सही था और ये एक नासूर बन चुका था और इसके लिए जिन्होंने भी इस को हटाने में योगदान दिया है, अपना दिमाग लगाया है, अपनी मेहनत लगाई है, मैं उन सभी को अपनी तरफ से और देश की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। जी सर, आपकी ओपिनियन बहुत अच्छा लगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आज कश्मीर में लोग रहते हैं, कश्मीरी लोगों के बीच और फौज के बीच क्या संबंध है, और जो कश्मीरी लोग हैं वो अपना जीवन कैसे व्यापन करते हैं, अपने आप को क्या वो हिंदुस्तानी मानते हैं या कुछ कुरुतवादी उनमें फैली है? तो सर आप उनको किस नजर से देखते हो और क्या कहना चाहते हो आज के हमारे युद्ध को? कश्मीर की आज से 15-20 साल पहले स्थिति ऐसी थी कि जैसे कि उन दिनों मेरे काफी जाना हुआ, काफी ड्यूटीज वगैरह की, तो कश्मीर की ऐसी आबादी, बहुत सी ऐसी आबादी थी जो कि सिर्फ कश्मीर के नाम को जानते थे। उन्होंने कभी कश्मीर देखा नहीं होगा और अपनी जिंदगी पूरी जी ली होगी। ना ऐसी सुविधाएं थी वहां पर, सिर्फ और सिर्फ 370 की वजह से, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, 370 की वजह से लोगों को बरगलाया जा चुका था और बरगलाने का काम कर रहे थे। ये सब वही लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि उनके श्रीनगर के इलाके के लोग जो है समझदार हो, उनको व्यवस्थाएं मिले और जो उनको बरगलाने वाले थे उनकी रोजी रोटी के ऊपर किसी दूसरे का हाथ लगे। सर फौजी और जो मतलब कश्मीर के लोगों उनके बीच में क्या कैसा संबंध है अभी और पहले था? दूर दराज के इलाकों में, बॉर्डर इलाके में लोग अपने छोटे से बच्चे को इस तरीके से दिखा करके और यही समझाते थे कि वो देखो इंडियन सोल्जर आ रहा है या हिंदुस्तानी फौजी आ रहा है। अब एक छोटे से बच्चे के दिमाग में अगर दूसरा करके बताने की नौबत आती है जहां पर, और जिस तरीके से समझा जाता है वो उसी तरीके का बिहेव बड़े होकर भी करेंगे। बस यही एक सबसे बड़ी कमी थी कि वहां के बड़े लोग जो छोटे बच्चों को, हिंदुस्तानी सैनिकों को जो है हिंदुस्तानी बोल करके और अपना नहीं समझते थे। यही वजह थी वहां इस तरीके का द्वेष पनपना, और जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसमें वो द्वेष भावना हमेशा के लिए ही रह जाती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने अपने 17-18 साल के अनुभव को 7-8 मिनट में कवर कर दिया सर। जो मेरे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और सच्ची में कहा है किसी ने कि एक मर मिटने की हसरत हमारे देश के जवानों में होती है, हमारे देश के जवानों में होती है। सर मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए और हमें टाइम दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत।